जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। और आज का जो क्लास है वो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। और आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी शीत युद्ध से प्रश्न बनते हैं वो सारा का सारा MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव मेरा बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, प्लस आप ऑब्जेक्टिव भी बहुत ही अच्छा खासा तैयारी कर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले नोट्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपने नोट्स वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहां पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए, तब आप सब्जेक्टिव देखिए, तब फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखिए, तब आपका जो बोर्ड एग्जाम में है वो 450 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि अगर आप सीरियल बाय सीरियल देखते हैं, जैसे कोई मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, तो क्या लाइन बाय लाइन देखते हैं तो आपको समझ में अच्छा से आता है। तो इसी प्रकार सब्जेक्ट में भी है। तो हम आपको यही कहेंगे कि पहले आप नोट्स पढ़िए, उसके बाद आप सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। तो पहले नोट्स, उसके बाद सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। अब चलिए हम आगे चलते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर टेस्ट लीजिए, तो टेस्ट भी और आपको जो है चैप्टर 1 PDF फ्री में मिल जाएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। टेस्ट वाला लिंक पे क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। PDF वाले लिंक पे आप PDF क्लिक कीजिएगा तो वहां पर आपको खुल जाएगा और उस पर आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो जाके जरूर देखिएगा। सारा चीज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। टेलीग्राम का भी लिंक है, नोट्स का भी है, टेस्ट का भी है, PDF का भी है। सारा चीज का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब चलिए हम आपको अच्छे से समझाते हैं और उम्मीद दिलाते हैं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको सबसे आसान में समझाएंगे, और इससे बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में क्या लिखा है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपका चैप्टर का नाम क्या है, शीत युद्ध। और आपको शीत युद्ध के बारे में पता नहीं रहेगा तो अच्छा लगेगा नहीं। तो सबसे पहले शीत युद्ध का सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, शीत के बारे में आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध के बारे में आप कुछ लिखे। किसी न किसी तरह से आपको प्रश्न पूछेगा तो आपको 2 नंबर इस वीडियो से, मतलब इस प्रश्न से कोई नहीं रोक सकता है। तो उत्तर में देखिए क्या कह रहा है कि शीत युद्ध का अर्थ यह है कि जब दो देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो, ऐसा लगे युद्ध होने वाला है लेकिन युद्ध न हो, उसे ही शीत युद्ध कहते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको नोट्स में अच्छे तरह से समझाए हुए थे कि जैसे एक ये सीता है एक तरफ है, और एक गीता है, ठीक है। ठीक, दोनों है, ये दोनों के दोनों है, और ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, थोड़ा सा बोल बलावल हो रहा है। नहीं होता कि गांव में देखिएगा तो दो लेडीज अगर बैठ जाती है तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, ताना तानी होता रहता है कि ओकरा गाली दिया वो और उसको गाली दिया वो। तो यही है क्या, शीत युद्ध था। और ये किसके किसके बीच में चला था ये भी आप याद रख लीजिए। तो ये जो चला था मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आप याद रखिए किसके किसके बीच में, USA और USSR, जिसे ये रूस के नाम से अभी प्रचलित है और ये अमेरिका के नाम से। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कब से कब तक चला था, 1945 से लेकर 1991 तक चला था। ये भी आप याद रखिएगा। उदाहरण पे आप समझ सकते हैं अच्छे से, जैसे अभी वर्तमान में भारत और चीन के साथ ऐसा ही तनावपूर्ण स्थिति है। मतलब भारत और चीन के साथ कैसा था, वो तनावपूर्ण स्थिति था, बोल बलवल हो रहा था। और क्या हुआ, युद्ध नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि युद्ध होने वाला है लेकिन युद्ध नहीं हुआ। यह शीत युद्ध कहलाता है। तो एक मोटा मोटा हम आपको अच्छे से ये प्रश्न समझा दिए हैं, और अच्छे से अगर आप याद कर लेते हैं तो 2 नंबर आपको इस प्रश्न से जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके सामने सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं, और यहाँ पर क्या करा है, प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक ध्रुवीयता और दो ध्रुवीयता में अंतर क्या है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न ये वाला है, स्टार मार्क लगा के इसे याद कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक ध्रुवीयता मतलब कि एक देश, और दो ध्रुवीयता मतलब कि दो देश। तो अब समझिए उत्तर में क्या कर रहा है। एक ध्रुवीयता विश्व वह है जिससे कोई देश बराबरी न कर सकता है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता, जैसे अमेरिका। अब समझिए, एक आपको हम समझाते हैं छात्र से, जैसे एक USA है और एक USSR है, ठीक है। जब इसका विभाजन हो गया, मतलब कि इसका जो विनाश हो गया, तो अमेरिका बचा। और अमेरिका जो है शुरू से ही बहुत ही शक्तिशाली था, क्योंकि इसके पास जो है ना मिसाइलों बहुत था, सेना भी बहुत सारा था इसके पास, किसके, अमेरिका के। और ये कितना शक्तिशाली हो गया था, इसका कोई बराबर नहीं कर सकता। क्या बराबरी
नहीं कर सकता था और न ही उससे कोई चुनौती लेता था, जिसे हम क्या कहते हैं, एक ध्रुवीयता कहते हैं। और दो ध्रुवीयता क्या कहते हैं? दो ध्रुवीयता वह है जिसमें दोनों महाशक्तिशाली बराबर हो, जैसे यूएसए और एक हो यूएसएसआर। ये दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों बराबर है, मतलब कि इसके पास भी मिसाइल 50 एक तरह से समझ सकते हैं, तो इसके पास भी 50 है, तो दोनों के पावर क्या है? बराबर बराबर है। दोनों के पास समान शक्ति, सेना और बम हो, उसे दो ध्रुवीयता कहते हैं। अब हम आपको अच्छे से समझाते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। जैसे देखिएगा, गांव में क्या होता है, एक राजा होता है, राजा तो नहीं कह सकते हैं, मुखिया हो गया या कोई बहुत धनी व्यक्ति होता है, तो क्या होता है, वो सब होता है एक ध्रुवीयता कहलाता है। क्या कहलाएगा? जो धनी व्यक्ति होगा क्या कहलाता है? एक ध्रुवीयता कहलाता है। और दो ध्रुवीयता अर्थ क्या हो गया कि जहां पर बहुत मतलब कि सब गरीब है और दो आदमी क्या है, अमीर है। अगर गांव में देखिएगा दो व्यक्ति अमीर है और बाकी के बाकी क्या है, गरीब है, जैसे छोटा मोटा घर और है, तो वो क्या कहलाएगा? वो दो ध्रुवीयता में आएगा। और जो सिर्फ अकेला होगा, महाराजा होगा, राजा की तरह घर बना होगा, तो वो एक किसमें आएगा? एक ध्रुवीयता में आएगा। हम आपको एग्जाम्पल में समझाते हुए चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये रटना नहीं है, रटने से क्या होता है, आपको याद तो कर लीजिएगा लेकिन एग्जाम में आपको याद नहीं आएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा। 3 नंबर में क्या करा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं दो संस्थापकों का नाम बताएं। गुट निरपेक्ष आंदोलन जब हम आपको नोट्स पढ़ाए हुए थे, तो उसमें हम समझाए हुए थे कि कौन कौन सा भाग लिया था। तो उत्तर में आपका लिखना है कि भारत के तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आपसे प्रश्न भी पूछेगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत के तरफ से कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और सब्जेक्टिव के बाद हम आपको क्या कराने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव कराने वाले, ठीक है। और दूसरे में कौन था? युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो था। क्या था? टीटो था। इंडोनेशिया के सुरकोना था। और भी था, 4-5 था, जो कि आपको 2 ही पूछा है, हम 3 बता दिए हैं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो ये ज्यादा खासकर इम्पोर्टेंट भी है, खासकर इम्पोर्टेंट भी है और नहीं भी है, कह सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से अगर चाहे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करिए में क्या लग रहा है, राइट। चलिए देखिए, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं, 7542031831। इस नंबर पे कॉल करिए और पेमेंट करिए और आप पूरा का पूरा पीडीएफ ले सकते हैं A to Z, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर पे बात करते, क्या करा है कि गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। क्या करा है कि गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। उत्तर में देखिए क्या करा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तिशालियों में विभक्त हो गया। अभी हम आपको पहले बताए हुए थे नोट्स में भी, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। ये कब से कब था? ये 1939 से लेकर 1945 तक जो युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, ये दोनों के दोनों एक ही साथ थे। नहीं होता कि भाई भाई हो गया, ये दोनों एक ही साथ थे। लेकिन क्या हुआ, ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ जब 1945 के बाद क्या हुआ, ये दोनों के दोनों अलग हो गया है, मतलब दोनों के दोनों में बीच में टकराव हो गया, लड़ाई हो गया। क्योंकि ये दोनों के दोनों जो चाहता था क्या कि हम राजा बने, तो ये चाहता था कि हम राजा बने, तो दोनों चाहता था। अब देखिए, कोई घर में एक आदमी ऐसा होता है, 2 भाई रहता है, तो उसमें क्या होता है, वो चाहता है कि हमारे पास ज्यादा धन हो और वो चाहता है कि हमारे पास धन हो। उसी प्रकार अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में था। अब आगे देखिए, समझ में और अच्छा से आएगा आपको। जो देश नए स्वतंत्र हुए थे, वह नहीं चाहते थे कि हम किसी गुट में शामिल हो। अगर मान लीजिए भारत की बात करें, और कोई और भी ले सकते हैं, इंडोनेशिया कोई भी ले लीजिए, फलना चलना कोई भी ले लीजिए, और वो जो है ना यूएसए और ना ही यूएसएसआर में शामिल होना चाहता था। वो चाहता था कि जैसे मान लीजिए अगर आप अगर जेल से आए हैं, मान लीजिए अगर आप जेल से आए हैं, क्या आप फिर से जेल में जाना चाहेंगे? बोलिएगा सर हम कहे जाए, हम मूर्ख इतना थोड़ी ना है कि हम चल जाएंगे। तो उसी प्रकार भारत ने भी अपनाया था और भी देश ने अपनाया था, जो देश क्या थे, स्वतंत्र थे। और उन्होंने एक नया गुट खोला। क्या खोला? नया गुट। नया गुट खोला का मतलब क्या है कि इसका एक अलग ही नियम होगा, अलग ही अति होगा, जिसे गुट निरपेक्ष कहते हैं। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और ये जो गुट निरपेक्ष है, इसमें कौन निभाए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखिएगा। हम अभी जस्ट आपको बताए थे इंडोनेशिया सॉरी इंडोनेशिया ही था ना। देखिए यहाँ पर था ना इंडोनेशिया, इंडोनेशिया हो गया, यूगोस्लाविया, ये सब क्या थे? नौ स्वतंत्र, मतलब कि वो आजादी के मतलब कि बाद ही स्वतंत्र हुए थे। तो वो नहीं चाहते थे कि हम किसी में शामिल हो, और उन्होंने क्या किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है।
चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपके सामने 5 नंबर प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, हम आपको फिर से बता देते हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक कीजिए और टेस्ट पूरा का पूरा दे दीजिए। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा और आपका जो मोटिवेशन होता है कि हाँ हम इतना सही कर पाते हैं, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। ऑब्जेक्टिव का भी दे दिया है लिंक, ऑब्जेक्टिव में पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। जाके आप सब दे दीजिए, बहुत समझदार है आप सब। और आप सबका रिजल्ट भी हम जल्दी बता देंगे कि कौन कौन बच्चा कैसा लाया था। 5 नंबर देखिए क्या करें कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। उत्तर में आपको लिखना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। इसमें अलग अलग राज्य देश के व्यापारी कार्य के लिए स्थापन किया गया था। इसमें अलग अलग देश के बातचीत और व्यापार के लिए भी हस्ताक्षर होता है। जैसे अगर आप नहीं समझ पाए ये क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए अगर आप देखिएगा एक मार्केट है, बाजार एक तरह से कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं ना। लेकिन उससे पहले अगर इसकी स्थापना करने की बात हो, स्थापना करने की बात हो, तो पहले तो बातचीत हुआ होगा। क्या हुआ होगा, बातचीत हुआ होगा। और व्यापार करने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आ सकते हैं, ये सब अलग अलग तरीके से किया होगा। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में हुई थी। और यहाँ पर क्या है, अलग अलग देश से, जैसे भारत के देश, भारत आ गया, चीन आ गया, अमेरिका आ गया, रूस आ गया, ये इंडोनेशिया, फलना चलना, जो भी जो देश है वहां पर व्यापार कर सके। और इस पे हस्ताक्षर भी किए थे, मतलब साइन वगैरह कर दिए थे क्या हम यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कर सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका गुट निरपेक्ष और शित्युत, ये सब थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर डेट मेंशन करना जरूरी नहीं है। अगर आप याद कर लेते हैं तो वही अच्छा है, ठीक है। उत्तर में आपको लिखना है कि नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है कि विकसित देशों से विकासशील देशों में खाद्य सामग्री पहुंचाना, साधनों को भेजना, न्याय दिलाना, कम विकासशील देशों को उचित अधिकार दिलाना। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको समझाते हैं कि जो राजा रहता है, जैसे एक तरह से हम आपको समझाते हैं बढ़िया से, अब आपको समझ में आएगा। नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से क्या है कि जो देश विकसित है, मतलब कि जो देश जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जो बड़ा बड़ा, जो जापान हो गया, ये सब देश क्या है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में विकसित हो गया है। और वो देश जो विकासशील देशों में जैसे भारत को ही ले सकते हैं, यहाँ विकासशील है। और भी कोई देश ले सकते हैं, उसमें क्या है, खाद नहीं, कोई दवाई ववाई हो गया, सामग्री सामान वामान पहुंचाना, साधनों को भेजना, मिसाइल वगैरह हो गया, गाड़ी वगैरह जो भी चाहिए, न्याय दिलाना, जैसे कोई देश दूसरे देश पे हमला कर देता है, जैसे इजराइल इराक पर जो हुआ था, इजराइल और इराक के बीच में होता, इन दोनों के बीच में क्या है, न्याय दिलाना। कम विकासशील देशों को उचित अधिकार दिलाना, और जो विकासशील देश नहीं है तो क्या है, उसे अधिकार दिलाना है कि हाँ इसे अधिकार ऐसा मिलना चाहिए, राइट। यहाँ तक आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि परमाणु अप्रसार संधि क्या से आप क्या समझते हैं, इसे आप बहुत ही ज्यादा याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या करा है, प्रश्न को थोड़ा सा हम अच्छे से बताएंगे आपको। यहाँ पर उत्तर में क्या करा है कि यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को रखने की अनुमति देती है और बाकी देशों के ऐसा हथियार हासिल करने से रोकती है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए कि कोई ऐसा देश है जिसको ये जो परमाणु बम, जैसे नहीं होता कि बड़ा बड़ा बम बनाने के, जैसे अच्छा जापान पे ही बम गिरा दिया था अमेरिका, ठीक है, तो ये अलग बात है। तो ये जो क्या है, बम बनाने से रोकती है, किसको, दूसरे देशों से। लेकिन 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बनाने या रखने वाले देशों को एक श्रेणी में रखा गया। मतलब जो परमाणु बम बनाता है और जो रखता है उसको एक श्रेणी में रखा गया। जैसे मान सकते हैं यहाँ पर जो है एक श्रेणी हो गया, और ये हो गया बी श्रेणी हो गया, ठीक है। ये बी है और ए है। तो ये कौन रख सकता है, जो बनाता है, ठीक है, और जो रखता है। और बी श्रेणी में किसको रखा है, तो उसे हासिल करने से रोकती है। क्या करती है, ये चाहता कि मेरे पास भी रहे, तो इसे क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, रोकता है। जिसमें मूलतः 5 देश शामिल थे, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया और चीन। इस संधि को 1995 में अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया गया, और इसे बाद में क्या किया गया, इसे हटा दिया, समझ सकते हैं, या अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया गया। बस लॉजिक ज्यादा नहीं है, बट इसे अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर बोर्ड में मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए, नाटो तो हर हालत में आपको घोर के पी जाना है। क्या है? घोर के पी जाना है। नहीं, कहता है कि एक कहावत है कि अगर आपको याद ना हो ना, तो पन्ना को फाड़िए, दूध में मिलाइए और घोटा के पी जाइए। तो उसी तरह से आपको इसी को करना है, घोर के पी जाना है नाटो के बारे में। नाटो क्या है? तो उत्तर में आपको देना है, नाटो एक सैनिक संगठन है। इसकी शुरुआत 4 अप्रैल कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, 4 अप्रैल 1949 में अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए किया गया था। अब देखिए, थोड़ा-सा हम आपको समझाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये अमेरिका है, राइट? अमेरिका के पास जो भी देश इसमें शामिल हुए थे, जैसे दूसरा जो हो गया, वो पूर्वी है और एक पश्चिमी था, ठीक है? तो इसमें जो था, अमेरिका क्या चाहता था कि सोवियत संघ का जो विस्तार था ना, वो धीरे-धीरे क्या था? फैलने लगा, और उसके विस्तार को रोकने के लिए क्या किया? रोकने के लिए ये नाटो का निर्माण किया। नाटो में क्या होता है? सैनिक होता है, जैसे आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये सब जो होता है, ये इसमें रहते हैं। और इसकी शुरुआत कब की थी? 4 अप्रैल 1949 में। जैसे मान लीजिए उसमें 30 देश है, ठीक है? और अमेरिका पर हमला हुआ, और इसमें 29 देश बचा। तो 29 देश जो अमेरिका पर हमला किया, जैसे भारत ही किया होगा, ठीक है? सपोज दैट भारत ने क्या किया? भारत ने अमेरिका पर हमला किया, तो ये 29 के देश और ये 30 मिला के भारत पर आक्रमण करेगा, तो क्या भारत बचेगा? नहीं बचेगा। तो यही नाटो का उद्देश्य था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में था। कहाँ था? ब्रुसेल्स में था। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 30 थी। इसका संगठन आज शांति का सहभागी कहा जाता है, और इसके स्थापना के बाद ही क्या हुआ? शांति का कहा जाता है, राइट? तो इसमें ज्यादा खासकर आपको इम्पोर्टेंट क्या रखना है, वो ज्यादा मैटर रखता है। तो सबसे पहले याद रखना है कि नाटो की स्थापना किसने की थी? अमेरिका ने की थी। कब की थी? 4 अप्रैल 1949 को किए थे। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। बस 3 ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी कहीं से नहीं पूछे जाते, ठीक है? हाँ, सोवियत संघ के बारे में पूछ सकता है। सोवियत संघ ने वर्षा संधि की स्थापना किसकी? किसकी? वर्षा संधि की। ये भी याद रखिएगा, वर्षा संधि की स्थापना की कब की थी? 1955 में की थी। हाँ, 1955 में की थी। कौन की थी? सोवियत संघ ने की थी, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। ये आपका समथिंग 5 नंबर का है। कितना? 5 नंबर का। याद रखिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पर 9 नंबर में क्या करा कि तनाव संथिल्य क्या है, या इससे आप क्या समझते हैं? उत्तर में आपको देना है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि तनाव संथिल्य का अर्थ है कि दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति में 2 ताकतवर देश का उदय हुआ था। बिल्कुल आपको पता है, 2 ताकतवर देश कौन सा है? एक है यूएसए और एक है यूएसएसआर, है ना? ये दोनों के दोनों देश क्या है? ताकतवर है। और इसका उदय हुआ कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तब। जिसमें अमेरिका उदारवादी पूंजीवादी का था, मतलब कि जो अमेरिका है वो पैसों का बहुत ही संग्रह करता था, कह सकते हैं उदारवादी को अपनाया, ठीक है? लेकिन वहीं पर सोवियत संघ जो है वो किसको? समाजवादी को अपनाया। किसको अपनाया? समाजवादी को अपनाया। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमेरिका ने किसको अपनाया था? तो उदारवादी या पूंजीवादी कह सकते हैं, ठीक है? और सोवियत संघ ने किसको अपनाया था? सोवियत रूस कह सकते हैं। तो वो समाजवादी को अपनाया। किसको अपनाया? समाजवादी विचारधारा को अपनाया है। विचारधारा के फैलाने के प्रश्न पर दोनों ही देशों में वैचारिक मतभेद छिड़ गया, और अमेरिका चाहता था कि पूंजीवादी हो, मतलब कि पैसे का ही भंडार ज्यादा हो, ठीक है? और अमेरिका चाहता कि समाजवादी का फैलाव ज्यादा हो। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? मतभेद भी करना शुरू हो गया। और उस मतभेद को शीत युद्ध का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? शीत युद्ध का नाम दिया गया। इसे युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच घृणा, क्या था? इन दोनों देशों के बीच में क्या था? घृणा और टकराव की स्थिति इतनी ज्यादा हो गई, जिसके कारण तीसरे महायुद्ध जैसा माहौल उत्पन्न हो गया। और इन दोनों देशों के मतलब कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में इतना ज्यादा घृणा, द्वेष, बोला बलवाल, गाला गलौज, इस तरह से कह सकते हैं, ये होने लगा, जिससे लग रहा था, क्या लगा था? जिससे लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? संभव था कि टाल दिया गया। आपको पता है ना, हो जाएगा। अतः अतः इस माहौल को कम करने के लिए, और जो ये घृणा था, दोष था, उसको कम करने के लिए, कह सकते हैं कि जो टकराव की स्थिति तीसरे महायुद्ध की शुरुआत होने वाली थी, उसको रोकने के लिए देशों के आपसी घृणा और टकराव की भावना को कम किया, जिसके जिससे उनके बीच सहयोग और सामान्य बढ़ा, जिससे उसकी स्थिति में कमी आई, जिसे ही तनाव सिंथिल्य का नाम दिया गया। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर है, खासकर आप चाहे तो याद कर सकते हैं, ठीक है? अब सोचिएगा, सर यहाँ पर क्लास 10th लिखा है, तो क्लास 10th लिखा है, मानते हैं क्लास 10th का भी पढ़ाई होता है आरडीएक्स, जो है ना, आरडीएक्स सेल्फ स्टडी पे। तो क्या होता है कि वो लोगो यहीं पर रह गया है, जिसके कारण आपको ऐसा दिख रहा है, राइट? चलिए,
अब देखिए ये आपका 10वां नंबर प्रश्न है और 10वां नंबर प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पंचशील समझौते के बारे में आप लिखे। पंचशील समझौते की स्थापना किसने की है, फल्ला चिल्ला कुछ ही तरह से प्रश्न पूछे, आपको यही उत्तर देना है। बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। उत्तर में देखिए क्या करा कि पंचशील समझौते, देखिए ये मायने नहीं रखता कि आप कितना बड़ा लिखते हैं, मायने ये रखता है कि आप किस तरीका से लिखते हैं और कौन सा भाषा यूज करते हैं। मान लिया कि आपको पूछा कि आपका नाम क्या है या आपके पापा का नाम क्या है, तो मेरे पापा का नाम वो है फलना चिल्ला मिला उला के बोलेगा तो वो समझेगा क्या? नहीं। तो आपको सटीक जवाब देना है ताकि सामने वाला जो चेक करे वो आपको अच्छा से अच्छा नंबर दे, ठीक है। ये समझिए। और एहन बकुलवा मास्टर सब हो जाता है कभी कभी, जो चेक करता है वो हमको पता नहीं चलता कि कहता है कि हम सुने हैं, बट हम सुने हैं बता रहे, वो कहता है कि दो दो तीन तीन पेज भर भर के आओ बस नंबर दे देगा। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है? जितना बड़ा आंसर होगा उतना ही ना लिख के आएंगे, राइट। देखिए 10 नंबर में क्या है, पंचशील समझौते के बारे में लिखे, तो उत्तर में आपको लिखना है कि पंचशील समझौते की स्थापना 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुए थे। पंचशील समझौता के हस्ताक्षर कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। यह समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। मित्रता व व्यापार संबंधी के लिए हस्ताक्षर किया गया था। मतलब नहीं होता है कि ये जो चीन है, ठीक है, और ये भारत है, तो ये दोनों आपस में ही थोड़ा मोड़ा लगवास करते हैं। तो ये चाहते थे कि दोनों के दोनों की हमारा सामान चीन में जाए और चीन का सामान भारत में जाए, व्यापार के समझौते। इस समझौते के प्रस्तावना में 5 सिद्धांत है, इसीलिए पंचशील कहा जाता है। क्या क्या था देखिए। एक दूसरे के घरेलू हमले में हस्तक्षेप न करना, मतलब कि कोई आदमी अगर हम कार्य कर रहे हैं, कुछ अपना त्योहार व्योहार मना रहे हैं, तो आप उसमें मिसाइल वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, ये तो आसान भाषा आपको समझ में आ गया है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, जो कि पर्सनल जो काम रहता है, रीजन हो गया, उस पर नहीं करना है। समानता तथा पारस्परिक लाभ की ओर ध्यान देना, मतलब कि उन्नति की तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि अभी गिरावट करना चाहिए, नहीं। शांतिपूर्ण रहना, ये सब सारा चीज आपको पूछा गया है, ठीक है। और अगर आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट हम आपसे मांगेंगे, अगर आप देना चाहे तो। देखिए अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, 200 फीस है, जो कि 599 फीस था, लेकिन ये नहीं, 200 रुपया है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7542031831 इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। कहा है ऑब्जेक्टिव कहाँ पढ़िएगा? तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्या है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर ऑब्जेक्टिव क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर डाल दे, सिर्फ क्लिक कीजिएगा तो वहां पर चले जाइएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट भी देना है। तो सारा का सारा चीज यहाँ पर जाके दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको A to Z चाहिए पीडीएफ, तो आप हमें इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, या तो जो 7542 वाला दिए हैं, इस पे आप फोन पे करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेजिएगा, उसके बाद हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अब आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव भी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।